नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करने वाले हैं अपने रिपोर्टर्स और तमाम विश्लेषण के साथ कि वो कौन सी अहम खबरें हैं जो दिन भर में आप पर डालेंगी असर। तो इसे जानने के लिए जुड़े रहिए आज के एजेंडे के साथ। लेकिन रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया नोटिस। कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने पर बीजेपी से भी मांगा जवाब। G20 के तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में। महिला पुरुष के बीच समानता और महिलाओं की अगुवाई में विकास के लिए सभी अहम फैसले लेने में उनकी भागीदारी पर होना है फोकस। बंगाल की खाड़ी में तेज हुआ मोर्चा। कल तक चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार। पश्चिम बंगाल और ओडिशा तूफान से निपटने के लिए भी तैयार। और आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटक के चुनावी समर से। तो कर्नाटक के दंगल में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया। अब कल 224 सीट पर मतदान है। आइए देखते हैं राज्य के चुनावी सफर में कैसा रहा चुनाव प्रचार और राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाकर कर्नाटक की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जारी प्रचार अभियान सोमवार शाम को खत्म हो गया। राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन पार्टियों के प्रमुख नेताओं और स्टार प्रचारकों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का तूफानी दौरा किया। भाजपा राज्य में सत्ता में क्रमिक रूप से बदलाव होने की 38 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी कांग्रेस भी कड़ी मेहनत कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डबल इंजन की सरकार, राष्ट्रीय मुद्दों और कार्यक्रमों या केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा। वहीं कांग्रेस ने शुरुआत में स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रचार की तपिश बढ़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुनाव प्रचार की लड़ाई को मुद्दों से बेपटरी करने की कोशिश की। कांग्रेस ने पीएफआई से बजरंग दल की तुलना और बजरंग दल पर बैन का ऐलान कर प्रचार में लीड लेने की कोशिश की, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक पलटवार और भगवान आंजनेय को लेकर कर्नाटक के जनता के भावनात्मक रुख से कांग्रेस बैकफुट पर जाने को मजबूर हुई। इसी का नतीजा रहा कि आखिरकार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतरी। कर्नाटक चुनाव प्रचार में भले ही कांग्रेस नेताओं ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कैंप के आपसी खींचतान का असर भी पार्टी के चुनाव प्रचार पर साफ देखने को मिला। प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भी दोनों ही दलों में जमकर जोर आजमाइश भी देखी गई। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने का जोर लगाए हुए है। वह खुद को किंग मेकर के बजाय किंग के रूप में उभारने में जुटा है। तमाम राज्यों में जोर शोर से चुनाव लड़ने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार फीका ही रहा। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। पार्टी का चुनाव प्रचार उनके स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया। हालांकि आखिरी दिन
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। बहरहाल चुनाव प्रचार का शोर थमते ही अब सबकी नजरें राज्य में 10 मई को होने वाली मतदान पर टिकी हैं, जब राज्य की सभी 224 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। इसके लिए कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 20,866 केंद्र शहरी इलाकों में हैं। इनमें से 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 पर वेबकास्टिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2,613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके लिए पिछले कई दिनों से चला आ रहा जोर शोर से चुनावी प्रचार खत्म हो गया। प्रचार के दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अब उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट में जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया, लिहाजा उन पर चुनाव संहिता के हिसाब से कार्रवाई की जाए। आपत्ति इस बात पर थी कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने प्रचार किया। इस पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। बात सिर्फ कांग्रेस को नोटिस थमाने की नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से भी जवाब मांगा है कि किस आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन दिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर कोई भी राजनीतिक दल दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप लगा रहा है तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। तो अहम दिन कल जब वोट डाले जाएंगे। एक वोट सत्ता बदलने की ताकत रखता है और ऐसे में जो यंग वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, ख़ास तौर पर किस तरह से लोग घरों से निकलते हैं वोट करने के लिए, इस पर नज़र रहेगी। क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे हम बात करें भाजपा की, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीएस, सभी ने ज़ोर शोर से प्रचार किया है। अब वो प्रचार जो है पार्टियों द्वारा किया गया वोटों में किस तरह से तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या विकास के नाम पर जनता वोट करती है या फिर मुद्दों को देखते हुए। हमारे 3 संवाददाता राजनीति के इस अखाड़े से जुड़ रहे हैं। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, जो हमें सारी चुनावी अपडेट्स देंगे। बेंगलुरु से जुड़ रही हैं आयशा खानम, धारवाड़ से जुड़ रहे हैं उर्मिलेश और शिवमोगा से जुड़ रहे हैं धीरज कुमार। सबसे पहले आयशा आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रभात आपको। आयशा, अगर हम इस पूरे चुनावी कैंपेन पर नजर डालें तो ट्विटर की बहुत अहम भूमिका रही है। जिस तरह से एक नया, हम कह सकते हैं, राजनीतिक घमासान पैदा हुआ, जिस तरह से सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट कर एक वीडियो संदेश दिया है कि जनता घर से निकले और वोट करे, उनके पक्ष में वोट करे ताकि विकास की राह को और गति मिले। तो अब जनता जनार्दन पर फैसला है कि वो किस तरह से और किन मुद्दों को रखकर वोट करती है कल। जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है और ये घड़ी जनता की है और कल जनता अपना फैसला सुनाएगी। जाहिर है जिस तरह का प्रचार रहा, जिस जोर शोर से प्रचार हुआ, वो तमाम मुद्दे, तमाम बातें जो है लोग अब एक एक करके उसे आंकने लगे हैं और उसके आधार पर अपना मत का फैसला करेंगे। देखिए, आखिरी वक्त तक तमाम उम्मीदवार जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि आज भी ये इजाजत है कि वो उम्मीदवार जो है लोगों से मिल सकते हैं, उन्हें वोट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आखिरी वक्त तक, आखिरी क्षण तक अपनी पूरी ताकत झोंकने की लगातार कोशिश है। तो जाहिर है जो प्रचार में नजर आया, बीजेपी की तरफ से विकास का मुद्दा, कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी का मुद्दा, ये जो गारंटीज जो कांग्रेस दे रही है और बदलाव की बात कर रही है, और कांग्रेस बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है, तमाम चीजें जो है लोग इसको पूरी तरह से एनालाइज करके तैयारी के साथ वोट देने जाएंगे। देखिए, कर्नाटक में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है और खास बात यह है कि बैंगलोर पर सबकी नजर रहेगी। बैंगलोर हमेशा से
मतदान के दिन बहुत कम वोटिंग बेंगलोर से होती है। पिछले चुनाव में 2018 में केवल 55% वोटिंग हुई थी। तो इस बार चुनाव आयोग ने यही उम्मीद किया है कि करीब 70% वोटिंग यहां से हो, क्योंकि चुनाव जो है बुधवार के दिन हो रहा है, वीकेंड पर नहीं हो रहा है। क्योंकि वीकेंड जब भी होता है बैंगलोर के लोग जो है, बैंगलोर के निवासी जो है लंबे वीकेंड पर निकल जाते रहे हैं। और ये खुद चुनाव आयोग ने इस बात को कहा था जब चुनाव का ऐलान हुआ था। तो बैंगलोर पर सबकी नजर रहेगी और चुनाव आयोग चुनाव के दौरान काफी सख्ती बरते हुए तीसरी आंक जो चुनाव आयोग की है, जो कई जगहों पर मॉनिटरिंग हो रही है, कई बूथों से सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर तक, स्टेट ऑफिस तक जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने अब तक कर्नाटक में 355 करोड़ रुपए की नकद जो है जब्त किया है, जो इस दौरान कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों में बांटने के लिए शायद तैयारी कर रहे थे। तो 355 करोड़ की जो नकद है वो बरामद किया है और 83 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद किया है। तो तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है और चुनाव आयोग पूरी तरह से फेयर चुनाव कराने के लिए बद्ध है। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि लोग अपना मत डालने के लिए बाहर आए। देखिए, और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कर्नाटक में वोट डालने की प्रक्रिया जो है 1 हफ्ते पहले से शुरू हो गई थी। चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक में पहली बार देश में ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग इमोबाइल हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो रजिस्टर कर सकते हैं अपना मत डालने के लिए। और इसके तहत करीब 80,000 से ज्यादा सीनियर सिटीजन और जो लोग बाहर नहीं निकल सकते उन्होंने रजिस्टर किया था। तो इन सिटीजन को उनके घर तक मत पेटियां ले जाकर उनके जरिए मतदान किया गया है। तो ये पूरे 1 हफ्ते तक का मतदान हुआ है और इन तमाम लोगों के वोट जो हैं इस मत पेटियों में बंद हैं। तो कल देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस पूरे तैयारी के साथ मतदाता बाहर निकलते हैं और वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल। और कर्नाटक का जो नाटक है ना, वो जो एक गठजोड़ की राजनीति के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति पर भी इशारा करता है। इस पर एक टेक लेते हैं धीरज आपका। धीरज, हम जानते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में जाति का अहम रोल है और खास तौर पर लगातार कांग्रेस द्वारा ये कहा गया कि भाई भाजपा ने येदियुरप्पा को हाशिए पर डाला, जो कि कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय से आते हैं, बड़ा चेहरा है, और जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया, इसलिए शेट्टार कांग्रेस में चले गए। लेकिन क्या कांग्रेस ध्रुवीकरण नहीं कर रही है? तो साफ तौर पर ये तो कहीं ना कहीं एक रस्साकशी चली है, जिसका अब कहीं ना कहीं नतीजा अब 10 मई को आएगा। उस लिहाज से किस तरह का माहौल आपने देखा रैलियों में, लोगों के बीच, जनता के बीच? देखिए, कर्नाटक के रण में सभी जो उम्मीदवार हैं, जो तीनों पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, वो चुनावी समर में हैं। और आंचल में सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को 38 साल का जो पुराना रिकॉर्ड है कि जो पार्टी एक बार सत्ता में आती है वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाती है, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसके अलावा कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा राज्य है जो कि दक्षिण में पड़ता है और जहाँ के लिए बीजेपी शासन करती है। ये दक्षिण भारत में केवल कर्नाटक में ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अगर आपके हाथ से कर्नाटक निकलता है तो आपकी तेलंगाना में सरकार नहीं है, आपकी तमिलनाडु में सरकार नहीं है, आंध्रा में सरकार नहीं है, तो दक्षिण भारत का आपका किला जो है वो ढह जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस के लिए इसलिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि कांग्रेस अगर दोबारा नहीं आ पाती है कर्नाटक में, तो कांग्रेस की स्थिति जो आगे के जो चुनाव हैं, चाहे वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, उसका गलत संदेश जाएगा। तो एक लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि साल 2024 से पहले ये जो चुनाव है ये दोनों पार्टियों के लिए सेमीफाइनल है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें। तीसरी पार्टी जो है वो किंग मेकर की भूमिका चाहती है कि हम किंग बने। हालांकि इस बार वो कह रहे हैं कि हम किंग बनना चाहते हैं, हालांकि वो पार्टी बन नहीं पाएगी, क्योंकि अगर कोई पार्टी अगर उनको किंग बनना था तो उनको सभी के सभी विधानसभा चुनाव, सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ना था। वैसा उन्होंने नहीं किया। उनका जो क्षेत्र है, उनका जो गढ़ है, चाहे ओल्ड मैसूर हो या दक्षिण ये बेंगलुरु के आसपास के जो इलाके हैं, उसी इलाके तक वो सीमित रहे हैं और इस बार का चुनाव प्रचार भी उनका उसी इलाके में रहा है। तो कुल मिलाके ये कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुई है।
कल शाम को प्रचार थमा है। इसके बाद भी जो जहां तक चुनाव आयोग के आदेश होते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में जा सकते हैं, छोटे जनता को रिझा सकते हैं, तो वो कार्यक्रम अभी जारी है। और एक सवाल जो आपने पूछा कि क्या रहा चुनाव के रंग, तो चुनाव के रंग में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि किसी पार्टियों ने छोड़ा है, चाहे ध्रुवीकरण की बात हो। हालांकि इसकी शुरुआत मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की तरफ से हुई है, जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करी और बजरंग दल को बैन करने की बात करी। तुष्टीकरण की वहां से शुरुआत होती है और उसके बाद इस तुष्टीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करके और पूरे चुनावी समर को बजरंगबली में के रूप में रंग दिया गया। तो तुष्टीकरण की राजनीति भी खूब चली। जो स्थानीय मुद्दे थे, पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जो जो चुनाव का तापमान बढ़ता गया, राजनीतिक तापमान बढ़ता गया कर्नाटक में, उसी तरीके से चुनावी मुद्दे भी बदलते गए और ये मुद्दे न केवल जाति तक सीमित रहे। हम जातियों को भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि कोई लिंगायत की बात कर रहा है कि लिंगायत येदियुरप्पा, जैसे कि कांग्रेस ने पहले ही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को साइड कर दिया। हालांकि अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा के बिना कर्नाटक के सियासत के बारे में सोचना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि येदियुरप्पा यहाँ के लिंगायत के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, जिनका कि अपना जनाधार रहा है, 7 बार के विधायक रहे हैं और तो उनको खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात आपने डी के शिव कुमार की करी। डी के शिव कुमार बोकालिंगा समुदाय से आते हैं और बोकालिंगा समुदाय का कर्नाटक में एक बड़ा जनाधार है, तो वो भी एक जनाधार के नेता माने जाते हैं। चाहे सिद्धारमैया की हम बात कर लें, कुरबा जाति से आते हैं। ये 3 फैक्टर्स तो बहुत अहम थे ना, ये लगातार हम चर्चा करते रहे। धीरज, हम लगातार चर्चा करते रहे थे आपके साथ कि 3 फैक्टर्स बड़ा उलटफेर करेंगे। एस यानी सिद्धारमैया, एन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी यानी कि जब हम बात करते हैं देवेगौड़ा की। इस पर एक टेक लेते हैं उर्मिलेश का। उर्मिलेश, लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई जेडीएस कह रही है कि मैं किंग मेकर की नहीं बल्कि किंग की भूमिका में, लेकिन इन तमाम पार्टियों में से किंग कौन बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन किंग मेकर बनाने की प्रक्रिया इन तीनों पार्टियों में किसके सिरे चढ़ती है ये तो कल ही पता लग पाएगा। जी हाँ, चल बिल्कुल, क्योंकि अब मात्र कुछ घंटों की ही बात है जब जनता जनार्दन अपना जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद कर देगी और तमाम जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों का फैसला जो है 13 तारीख को होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या जेडीएस के अलावा भी कई दल यहाँ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन फिलहाल तो चर्चा जिस बात की सबसे ज़्यादा है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस की है। अगर जेडीएस इस बात को लेकर के कह रही है कि किंग की भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर से एक बात, जैसे अभी हमारे सहयोगी धीरज कह रहे थे कि उसको पूरे कर्नाटका में उसने सभी सीटों पर उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो है दिखाई दी है समवर्ती। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला जो जिस तरीके से कड़ी टक्कर आपस में थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जेडीएस नहीं बना पाई है क्योंकि वो सीमित सीटों तक ही रह गई थी। तो ऐसे में किंग मेकर का कौन बनेगा और कौन जो है भूमिका निभाएगा किंग की, ये तो 13 तारीख ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता के तमाम सामने जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या स्थानीय मुद्दा हो, उस पर भी जनता जो है कल जो है जब मतदान देने जाएगी तो जरूर एक बार सोचेगी। उसके अलावा भी अगर बात की जाए कर्नाटक की आंचल, तो अलग अलग जो जिले हैं यहाँ के, अलग अलग जिलों के अलग अलग स्थानीय मुद्दे थे, उन मुद्दों पर क्या कुछ जो है जनता सोचती है, विकास के बारे में कितना जनता जो है जाते समय सोचेगी कि राज्य का विकास, जिस तरीके तमाम पार्टियों के एजेंडे में विकास एक मुख्य जो है रूप से कहा गया था कि हम विकास चाहते हैं कर्नाटक का, तो विकास के रूप में कितना वोट दे पाती है जनता, कितना उम्मीदवारों को देती है या फिर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, ये सब जो है 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि राजनीतिक पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरीके से राजनीतिक रूप से कर्नाटका में पूरा एक कैंपेन चला है, जैसे कि हमारे सहयोगी धीरज भी कह रहे थे, तो मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी समर में उतर जाना कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में एक दूसरे कांग्रेस और भाजपा के बीच ही चुनाव दिखाई दे रहा था। उस तरीके से जेडीएस। जी उमेश, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से एक अलग ही ट्विस्ट हो गया, जिस तरह से पीएफआई की तर्ज पर बजरंग दल को कहीं ना कहीं बैन करने की मांग की गई थी। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह थी कि
फिनिशिंग टच जो है वो प्रधानमंत्री के उन तमाम रोड शो से मिलता हुआ नजर आता है जिसकी चर्चा लगातार हम कई दिनों से करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ये आयशा, धीरज और उर्मिलेश, इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों को हमसे साझा करने के लिए। और कल तो आपसे मुलाकात होगी जब जनादेश के लिए जो जनता है कर्नाटक की वो निकलेगी वोट के लिए। रुक करते हैं अगले एजेंडे का, बात करते हैं भारत की G20 अध्यक्षता में तीसरे विकास कार्य समूह की बैठक की, जो कि आज से गोवा में शुरू हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि गोवा में पहुंच गए। बैठक में टेक्नोलॉजी से लेकर महिला सशक्तिकरण और सतत विकास जैसे प्रासंगिक विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के एजेंडे में सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने में G20 की भूमिका, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, डिजिटल सिद्धांतों और विकास के लिए डेटा क्षमता निर्माण, वैश्विक स्तर पर हरित बदलाव, महिलाओं के अगुवाई वाली कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा शामिल है। कल विकास कार्य समूह से इतर महिलाओं की अगुवाई में विकास और विकास के लिए डेटा जैसे विषयों पर पैनल चर्चा हुई है। तो काफी अहम है आज का दिन, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे सुबह भी नंदिता से, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देना है। अब वो बढ़ावा क्यों देना है जब हम इस महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाते हैं? क्योंकि तकनीकी साक्षरता देने से रोजगार के अहम मोर्चे खुलते हैं, रोजगार के संभावनाओं के जो विकल्प हैं उसमें इजाफा होता है तकनीक के लिहाज से। और अब बात मोचा को लेकर। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मोचा के रूप में इस वर्ष पहले चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां की गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में आज से 12 मई तक बारिश होगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई गई है। अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से इसके चक्रवात में बदलने और इस सप्ताह के अंत में बांग्लादेश म्यांमार तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने के आसार। इस दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। जहाज, नावों और मछुआरों के लिए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अहम मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।